According to recent statement of McKinsey Global Institute, China now has become richest country in the world, even richer than America. कुछ सालों पहले इकोनॉमिक एक्सपर्ट का कहना था कि चाइना को यूएस के बराबरी करने के लिए कम से कम 50 साल लगेंगे। तो ऐसा क्या मिरेकल हुआ कि चाइना आज यूएस से भी ज़्यादा वेल्दियर कंट्री है? तो ये कुछ ओवरनाइट सक्सेस तो है नहीं, या फिर अचानक से कोई मिरेकल तो हुआ है नहीं। लास्ट 40 ईयर्स से चाइना इज़ वर्किंग सो हार्ड टू अचीव दिस पोजीशन। सो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आज चाइना रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बना और कैसे उसने अपनी ग्रोथ को इतना बूस्टअप किया। 1990 में चाइना एंड इंडिया वॉज एट द सेम जीडीपी लेवल, लेकिन आज इंडिया की जीडीपी है $3 ट्रिलियन और चाइना की जीडीपी है $17 ट्रिलियन। सो ये जर्नी कैसे इतनी बूस्टअप हो गई, लेट्स सी इन दिस वीडियो। तो ये जर्नी स्टार्ट होती है 1976 में, जब चाइना में माओ की डेथ हो गई और सत्ता पे आए डेंग शाओपिंग। एक्चुअली माओ ने भी चाइना के डेवलपमेंट के लिए एफर्ट्स लगाए थे, लेकिन एफर्ट जो थे वो रॉन्ग डायरेक्शन में लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने फार्मिंग में जो लेबर्स थे या फिर जो नॉन स्किल वर्कर्स थे उन्हें हाई स्किल प्रोफेशन में डालना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से ना तो इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही थी, ना तो फार्मिंग में कुछ ग्रोथ आ रही थी। लेकिन जब डेंग सत्ता पे आए तो उन्होंने टोटली रिवर्स वर्क करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने फार्मिंग को जो है कम्प्लीटली प्राइवेट सेक्टर बना दिया। इससे पहले फार्मिंग जो था वो गवर्नमेंट सेक्टर था, तो फार्मर्स को जो गवर्नमेंट कहता था वही करना पड़ता था। लेकिन जब अब फार्मिंग एक प्राइवेट सेक्टर बन गया, नाउ फार्मर्स हैव फुल राइट टू चूज व्हाट दे वांट टू प्लांट इन देयर फार्म्स। सो टिपिकल अमाउंट ऑफ टैक्स फार्मर को अब गवर्नमेंट को पे करना था। तो इसलिए फार्मिंग का फील्ड भी डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा था। इनफैक्ट बाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री चाइना में इतनी ज़्यादा बूस्टअप हो गई कि उन्होंने चाइना का जीडीपी इंक्रीज कर दिया था। और डेंग को ये भी पता था कि जो फार्मिंग में लेबर्स थे या फिर जो नॉन स्किल वर्कर थे उन्हें ऐसे ही इंडस्ट्री में डालना पड़ेगा जहां नॉन स्किल प्रोफेशन चलता है। डेंग एस्टैब्लिश TVES, टाउनशिप विलेज एंटरप्राइजेस। इसका मतलब जो नॉन स्किल वर्कर्स या फिर जो एग्रीकल्चर लेबर थे, पुअर लेबर्स थे, उन्हें नॉन स्किल सेक्टर में डाला गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो नॉन स्किल सेक्टर था, जो पहले इकोनॉमी के सिर्फ 13% जीडीपी में पार्टिसिपेट करता था, वो अब इकोनॉमी का 30% पार्टिसिपेटर बन गया था। और इसकी वजह से नॉन स्किल इंडस्ट्रीज भी वेरी हाई लेवल पे इंक्रीज हो गई, और जिसके वजह से एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इक्वली चाइना में ग्रोथ होना स्टार्ट कर दिए। इनफैक्ट इसकी वजह से चाइना में 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, और जो चाइना में नॉन एम्प्लॉयमेंट था वो भी कम हो गया। अभी 1990s के बाद क्या हुआ, अमेरिका में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, इन जैसी कंपनीज़ के इस्टेब्लिशमेंट होना स्टार्ट कर दी थी। अमेरिका में टेक्निकल ग्रोथ होने लगी थी। लेकिन ये जो कंपनीज़ है, इन्हें अगर अमेरिका में वर्क करना होगा तो उनके वर्कर्स को भी पेमेंट उतना ही हाई देना पड़ता। लेकिन चाइना में वर्कर्स भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में थे और स्पेस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसलिए चाइना ने ओपन मार्केट सिस्टम अपना ली। चाइना ने क्या किया, इन कंपनीज़ को अपनी स्पेस दी, अपने कंट्री में जगह दी, और इनफैक्ट उन्होंने लेबर्स भी प्रोवाइड कर दिए। इसकी वजह से क्या हुआ, यूएस में अगर ये कंपनीज लेबर्स रखती तो उन्हें 1000 रुपीज़ पे करना पड़ता था, वही चाइना में उन्हीं लेबर को उन्हें सिर्फ 100 रुपीज़ देने पड़ते थे। इसलिए कंपनीज का भी प्रॉफिट हो रहा था। ये कंपनीज की टेक्नोलॉजी जो थी उसका यूज़ करके चाइना ने वही प्रोडक्ट सस्ते में बनाना स्टार्ट कर दिए और थर्ड पार्टी कंट्रीज़ में उसको बेचना स्टार्ट कर दिया। मतलब डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलपिंग कंट्री में यही टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें जैसे कि चाइनीज़ फ़ोन्स, चाइनीज़ लैपटॉप सस्ते में चाइना ने बेचना स्टार्ट कर दिया। भले ही उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन इससे चाइना को इनकम जनरेट हो रहा था। लेकिन चाइना ने इस इनकम का एज अ रीजनरेटिव इनकम यूज़ किया, और चाइना ने इस्टेब्लिशमेंट की लिनोवो, शाओमी जैसे कंपनीज की, जिसकी आज पूरे वर्ल्ड में या फिर इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड। नॉट इवन गैजेट, कई सारे ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी चाइना ने बड़ी बड़ी कंपनीज की कॉपी करके बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल वीचैट या फिर alibaba.com। इवन चाइना ने गेम की क्रेज़ देख के अपना गेमिंग ऐप लॉन्च कर दिया, और वो था PUBG। और PUBG के बाद भी कई सारे ऐसे गेम्स थे वो चाइना ने मार्केट में इंट्रोड्यूस कर गए, और इसकी आज ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। PUBG या फिर टिकटॉक भले ही आज इंडिया में बैन है, लेकिन ग्लोबली उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग कर, इसके वजह से भी चाइना के इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ गया है। और अगर आपको पता नहीं है तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, इन जैसे हाईली क्वालिफाइड कंपनीज के हेडक्वार्टर्स चाइना में बनाए गए हैं। लेकिन अभी चाइना ने फॉरेन कंपनीज को अपने
कंट्री में जगह देके अपने 2 मकसद पूरे कर ले। एक तो चाइना की एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई और दूसरा उनकी टेक्नोलॉजी का कॉपी करके अपनी टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव किया। और इस तरीके से चाइनीज़ इकोनॉमी है जो डे बाय डे इम्प्रूव होती गई। लेकिन सिर्फ यही नहीं, चाइना सेविंग के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कॉफ़ी ख़रीदनी है तो किसी स्टारबक्स की कॉफ़ी हमें 300 रुपीज़ में आती है, लेकिन वही कॉफ़ी अगर 2 रुपीज़ का पैकेट खरीद के हम घर पे बनाएं तो उसका कॉस्ट अंडर 10। लेकिन अगर हमें अपने लिए घर हाउस बिल्ड करना हो देन वी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विद क्वालिटी। वी विल ऑलवेज ट्राई टू बाय द थिंग विच हैव गुड क्वालिटी इवन इफ दे कॉस्ट हाई। सेम goes with China. China try to save maximum money it gain from business or its development or its industries, but they never compromise with development of the country. For example, their roads, their trains, their technology, and even development of their city. So this is how from 1976 to 2021 China is grow so fast in their economy. There are also some negative parts like increasing aged population in China, forceful employment to the people. लेकिन development of China is so vast that it hides all its problem. And this is what I want to explain in today's video. तो होप सो अब आपको आंसर मिल गया होगा कैसे चाइना ने यूएस को इकोनॉमी के बारे में भी पीछे छोड़ा है और कैसे उसने अपनी एक स्क्रैच से अपने डेवलपमेंट इतनी आगे बढ़ाई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। थैंक यू।